नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज जो बड़ी बहस है वो उस राज्य के बारे में है जहां पर ताबड़तोड़ नए कानून लाने की तैयारी है। पुराने कानूनों में बदलाव का ऐलान है, यानी बड़े कानूनों का ऐलान शुभेंदु सरकार। तो नई बीजेपी सरकार कौन कौन से नए कानून लाने जा रही है, क्योंकि इसमें जो चर्चा है यूसीसी पर, यूसीसी जो उनका वादा भी था उनके चुनाव प्रचार के दौरान, कहा था 6 महीने के अंदर ले आएंगे। तो अब यह खबर है कि उसका ड्राफ्ट जो एमएलए हैं उनके हाथ में आ चुका है। सोमवार को यूसीसी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहस हो सकती है। साथ ही सिर्फ यूसीसी नहीं, जो गुंडा एक्ट है यानी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो पश्चिम बंगाल का एक कानून है 1972 का, उसमें संशोधन करके सख्त करने की तैयारी है। इसके अलावा जो जबरन धर्मांतरण है और लव जिहाद, लैंड जिहाद जो है, उस पर नकेल कसने के लिए भी शुभेंदु सरकार नए कानून लाने की तैयारी में है। लेकिन इन सब तैयारियों से विपक्ष कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है, और कुछ मौलाना की तरफ से भी इसका विरोध हो रहा है। और सवाल तो यह है कि जो लोग प्रायः संविधान की दुहाई देते हैं कि ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, इसको बदल डालेंगे, इससे छेड़छाड़ हो रही है, अब उनको अनुच्छेद 44 चुभ रहा है। ये अनुच्छेद 44 है क्या? संविधान में अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में यूसीसी का विवरण है, इसी में यूसीसी की आवश्यकता बताई गई है। तो अब ये अनुच्छेद चुभ रहा है। लेकिन इस बीच में शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार ताबड़तोड़ ऐलान कर रही है, महा ऐलान। तो शुभेंदु का महा ऐलान, लेकिन विपक्ष क्या हैरान परेशान है। आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस, और इसमें हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा इस बड़े बड़े महा ऐलान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो हम सबसे पहले आपको दिखवाते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले वादे से, यानी कि ये वादे से लेकर विधेयक तक की बात है। तो वादे की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो प्रचार के दौरान ही बीजेपी ने यूसीसी का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम जल्द से जल्द यूसीसी लेकर आएंगे। कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए। मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं हो। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर। ये था चुनाव प्रचार के दौरान वादा। अब बात विधेयक तक आ गई है। वादे से विधेयक तक बात आ चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य सरकार कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यूसीसी के अलावा लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाएगी। उन्होंने साफ कहा, पश्चिम बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के विचारों को मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगान एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान मोदी जी तो 370-35 হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আনবে। ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। लैंड जिहाद, लव जिहाद और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करार बिरुद्धे कठोर एवं कठिन आईन এই সরকার আনবে।
तो ये तो बात हुई बीजेपी की, जो वादे से लेकर विधेयक तक पहुंच चुकी है। लेकिन विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, हैरान है, परेशान है। टीएमसी के सांसद सौगतो राय ने कहा कि इनका तो पूरा कम्युनल एजेंडा है। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार के उद्योग मंत्री तपस राय ने उनको जवाब दिया, कहा हमारे संकल्प पत्र में था तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। ये तो पूरा कम्युनल एजेंडा है, यूसीसी भी कम्युनल है, हम उसको विरोध करते हैं। लव जिहाद तो केवल एक ठो हिंदू कम्युनलिस्ट लोगों का एक ठो स्लोगन है। हम तो ये सब का विरोध करते हैं। हम लोग का तो ये तो हम लोग का क्या बोले संकल्प पत्र में था, हम लोग तो ये बोलते थे, चाहते थे, तो जो बोले हैं वो ही कर रहे हैं। तो विपक्ष को इसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दिख रहा है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि इस कोड को लाने के पीछे आपकी मंशा सिर्फ रिलीजियस पोलराइजेशन की ही है। क्या इसे सच में कल्याण के लिए, समानता के लिए सभी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर लाया गया है? तो पश्चिम बंगाल के सरकार के मंत्री शंकर घोष ने कहा कि इस तरह की बात करना बहुत ही शर्मनाक है। What is your intent behind bringing this code? Has it been really brought in for the welfare, for equality, keeping in mind all the constitutional provisions, or are you just bringing it in? And we are very sure of the intent is just to continue religious polarization. It is just to continue religious polarization. Who is criticizing Mahua Mitra? Who sold our password of parliamentary affairs website given for the particular purpose? Now she is criticizing UCC and you are asking reaction for her. This is very simple. She is not the person who believe in our country, country's culture and country's security. So I don't want to give any kind of reaction on her statement. और यूसीसी की बात का विरोध सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। आरजेडी की नेता शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार रोटी रोजगार की बात नहीं करेगी बल्कि यही सब बात करेगी। तो बीजेपी की नेता केया घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी यूसीसी के बाद वो ठीक होगी। अब वो बंगाल का क्या हश्र होगा, वहां का जो माटी मानुष जो है उसका क्या रहेगा, अस्तित्व बंगाल का रहेगा कि नहीं रहेगा, बंगाल में किस स्थिति उत्पन्न, कैसी स्थिति उत्पन्न करती है, आने वाले कल में पता चलेगा। तो सरकार यही नहीं करेगी, काम थोड़ी करेगी, रोटी की बात, रोजगार की, नौकरी की थोड़ी करेगी, यही सब बात करेगी। हमने घोषणा किया था कि यूसीसी लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो मैं धन्यवाद जताना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद जताना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को कि पश्चिम बंगाल को भी फाइनली जो यूसीसी के दायरे में लेके पश्चिम बंगाल की जो शासन है, पश्चिम बंगाल में जो कानून है, वो जो व्यवस्था इतना सालों से अव्यवस्थित था वो अभी लाइन में आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी जब लागू हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में जो पीस है, शांति है, वो बरकरार रहेगी। और अब बात उस पार्टी की जो सबसे लंबे समय तक देश में सत्ता में रही लेकिन यूसीसी को लागू नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि बस ये सब राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं। यूसीसी लागू करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। जो कानून बदल रहे हैं, क्या उन्हें राज्य सरकार बदल सकती है या सिर्फ संसद ही बदल सकती है? सरकार के पास इन बुनियादी सवालों का जवाब ही नहीं है। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जहां भी हमारी सरकार आती है हम महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे बड़े कदम उठाते हैं। There are many issues with introducing UCC, whether UCC gives the power, the laws that are being changed or amended, whether those laws can be amended by a state assembly or does that require amendment by parliament. These are some fundamental questions that they haven't answered, and they merrily keep doing this in the hope that this will get them some political mileage, that's all. जहां पे भी हमारी सरकार आती है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो सबसे बड़ा कदम है यूसीसी का, उसको लागू करते हैं। उत्तराखंड हो, आसाम हो, गुजरात हो या अब बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बातें हो रही है। पर दुख की बात यह है कि यूसीसी के नाम पर एक बीबीसी बन चुका है।
भड़काओ भाईजान कमेटी। जो कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान की बातें करते हैं, संविधान में यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मांग की है, गोवा में कांग्रेस पार्टी ने ही लागू किया, आज वो उसका विरोध करते हैं। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक ये लोग महिला सशक्तिकरण का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इनके लिए वोट बैंक जरूरी है, महिला अधिकार नहीं। बीजेपी दरअसल मुख्य बिंदु से लोगों का ध्यान भटका रही है। तो बीजेपी के नेता डॉक्टर शरदवत मुखर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही नियम से हिंदुस्तान चलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस ये लाइए, नहीं लाते रहिए। मुसलमान को तो पिटना है, हम तो तैयार बैठे भैया, अब हमें पीटिए डंडा, हमें मारते हो, ध्यान इधर लगाते हो और लूट उधर कर लेते हो। लूट मचाई हुई है, लेकिन अब लोगों की समझ में आ रहा है कितना मुसलमान का पीट करके, मुसलमान को दबा दबा करके आप हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं के साथ लूट करते रहोगे, ये कभी ना कभी तो समझ में आएगा। अब ये लोगों की समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक ही आएंगे, एक ही निर्धारण होगा, ये इसमें कोई दो चारा नहीं है। हम लोग सब मानते हैं एक देश, भारतीय बोलते हैं हम लोग। जो भी धर्म आपका हो सकता है, आपका भाषा अलग हो सकता है, खाने खाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका संस्कार संस्कृति अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का देश एक ही है, वह है हम लोग का भारत, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में एक ही नियम से हिंदुस्तान चलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। कुछ और पार्टियों की भी बात सुनवाते हैं। सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही वामपंथी पार्टियां, तो सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि आरएसएस ने 100 साल पहले ही तय कर लिया था कि मुसलमान देश के दुश्मन हैं, उनका हर चीज खत्म कर देना है, धर्म हो या फिर शिक्षा। इसी के तहत यूसीसी लाई जा रही। तो बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि जब समानता की बात होगी तो समान नागरिक संहिता की तो बात होगी। आसुन आरएसएस 100 साल पहले तय किया था हिंदुस्तान के दुश्मन है मुसलमान को हर कुछ को बर्बाद करना है, उसको धर्म, उसको जाति, उसको रोजगार, उसको वासस्थान, उसको शिक्षा, सबको बर्बाद करके उसको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने तो आरएसएस का फार्मूला है। देखिए, यूसीसी लागू करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है, ये संविधान में कहा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे। जब समानता की बात होगी तो समान नागरिक संहिता की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी तो यूसीसी की बात होनी बहुत ही स्वाभाविक है और नैसर्गिक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव को, संविधान की संकल्पना को पूरा करने का काम किया जा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की सांसद अलका लांबा ने कहा कि जब लोकसभा का सत्र आता है तो ये सब बातें हो जाती हैं और चली आती हैं, ये सब एजेंडा लाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि हमेशा से ही सबका सपना रहा है कि एक देश, एक संविधान, एक कानून और एक झंडा हो। यह आपका भी सपना था और हमारा भी। आज यह सपना सच होने जा रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। आम लोग भी खुश ही हैं। लोकसभा का सत्र आता है, इस तरह की ये बात करेंगे, बंगाल में करेंगे, असम में करेंगे। अरे 12 साल की आपकी सरकार है, आपने जो करना था वो आपने कर दिया, नर्क में पूरे ढकेल दिया। इस देश की अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो। आप देखेगा कि बहुमत तो है नहीं, जिस तरीके से बहुमत हासिल करने की सोच रहे हैं, मानसून सत्र से पहले औंधे मुंह आकर गिरेंगे। ये सभी का सपना था, वन नेशन वन रेशन, सभी का सपना था कि एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक निशान होना चाहिए। तो आपका भी सपना रहा था, हमारा भी है। आज वो लागू होने जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो दरअसल यूसीसी जैसा मुद्दा वो मुद्दा है जिसमें कि पार्टियां बिल्कुल आमने सामने होती हैं, एकदम या तो पक्ष में या विपक्ष में। आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। आगे चल करके आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आज राष्ट्रमंच पर सवाल क्या उठा रहे हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. Cappuccino. Crispy burger. Your total is 723. यूपी है, हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. हाँ? क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change किया था, change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment,
लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। राष्ट्रमंच में आज बड़ी बहस के लिए बड़ा मुद्दा है और इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। आगे चलकर हम आपको मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन पहले जरा बता देते हैं कि आज राष्ट्रमंच पर कौन कौन से सवाल हम पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल राष्ट्रमंच पर, ये पश्चिम बंगाल सरकार क्यों करती जा रही है लगातार बड़े और कड़े कानूनों का ऐलान? इसके पीछे मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? दूसरा सवाल, नई बीजेपी सरकार कौन कौन से कानून लाने के लिए जा रही है? कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, आगे चलकर पूरा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताते रहेंगे। तीसरा सवाल, यूसीसी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गुंडा एक्ट, ये सब जो लाया जा रहा है इसमें क्या क्या है, प्रावधानों में क्या क्या हो सकता है, किस बात की चर्चा है? चौथा सवाल, जब ये सब चीजें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में तो विपक्ष के नेता और कुछ मौलाना भी ये हैरान परेशान इतने क्यों हो, क्या दिक्कत है? और पांचवा सवाल जो बड़ा गंभीर सवाल है कि अक्सर आपने देखा होगा अपने देश में कहा जाता है संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छेड़छाड़ हो रहा है। संविधान की दुहाई देने वालों को अनुच्छेद 44 चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी में यूसीसी का जिक्र है। तो क्यों चुभ रहा है? इन्हीं 5 सवालों पर आज राष्ट्रमंच में इस बड़े विषय पर बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल प्रसून जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखिल प्रसून जी। साथ में हमारे साथ संजय सरकार जी, राजनीतिक विश्लेषक, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के समर्थन में बातें भी रखते रहे हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और विपक्ष के समर्थन में बातें रखते रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में भी बातें रखते हैं मजबूती के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर निखिल खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम सभी का इस विषय पर और ज्यादा मार्गदर्शन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इस राष्ट्रमंच पर। और सीधे आप ही के पास वादे से लेकर विधेयक तक, समीर सर, वादे से लेकर विधेयक तक शुभेंदु सरकार का ये पूरा सफर, बोला था 6 महीने में ले आऊंगा, अभी कितने दिन हुए? 1.5 महीने हुए होंगे, शायद 1.5 महीना हो रहा होगा, या ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 महीना हुआ होगा। बीजेपी वहां पर ला रही है और आप तो वो पत्रकार हैं समीर सर, पूरे देश में कहीं कुछ ड्राफ्ट जारी हो विधेयक को लेकर के, समीर सर के पास उसका पूरा विवरण मौजूद रहता है। क्या कुछ हो सकता है सर इसमें जो ड्राफ्ट दिया गया है वहां पर विधायकों को? देखिए लालचंद जी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहां पर देश हित के जितने बड़े फैसले हो सकते हैं वो तत्काल प्रभाव से होना शुरू हो जाती है जी। और मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहां पर रैली में कहा था, उसके बाद जब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जो आया संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया था। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी से लागू कर चुकी है, गुजरात में उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था हम लागू करेंगे और आसाम में भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बल्कि गुजरात और आसाम की जो विधानसभाएं हैं वो पारित कर चुकी हैं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, वहां वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ। और महाराष्ट्र में तो विधानसभा के अंदर अभी चर्चा चली रही है। बंगाल, बिल्कुल, हाँ। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने जब कहा था विपक्ष के नेता के रूप में कि ये वक्त आएगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल के अंदर लेकर आएंगे, और जो उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में कहा था, अब बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में इस बात को कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि सभी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी था। एक इतना बड़ा राज्य जहां पर जिस तरीके से कम्युनिस्टों के 32 साल के शासन में जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण, तमाम तरह की गतिविधियां हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का जो 2011 से लगातार जो शासन रहा उसमें जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति हुई, और अब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि रही है, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। और यह बहुत जरूरी है कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश में, उस राज्य में आपके लिए कानून एक ही होगा।
तो ये नहीं मान सकता कि हम अलग है, हमारे पे कानून लागू नहीं होगा। अब विवाह को लेकर आपके लिए वो कानून लागू होगा, तलाक को लेकर होगा, संपत्ति के अधिकार को लेकर होगा, गोद देने को लेकर होगा, और तमाम बातें मुझे लगता है इसके अंदर शामिल होगी। और मुझे लगता है ये उतना ही बेहतर, उतना ही खूबसूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समीर सर, जितना बेहतर। ठीक, समीर सर, कल एक बात की बड़ी चर्चा थी, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले आपसे जरूर इस पर नजरिया चाहूंगा। कल एक बात की बड़ी चर्चा थी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सीए के दौरान और वक्फ कानून के दौरान बवाल हुआ बहुत सारे इलाकों में, वो ना हो यूसीसी के दौरान, उसके लिए पहले गुंडा एक्ट जो है उसको मजबूत किया जाएगा, जो वहां 1972 का पश्चिम बंगाल का एक कानून है, और इसके साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण, इस सब पर कानूनों का एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ रही है शुभेंदु सरकार। सर बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था। जिस तरीके से वहां गुंडा तत्व हावी हो गए थे टीएमसी के नेतृत्व में, हमने देखा है कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जहां गुंडा तत्व उत्पन्न हो गया था, अब मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल को बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो जानते हैं कि इन तत्वों से कैसे निपटा जाए। तो मुझे लगता है कि गुंडा भी लागू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का डर अब किस तरीके से हो गया है कि जहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ते जाते थे, वही योगा दिवस के दिन आप देखिए किस तरीके से योगा किया जा रहा था। बंगाल की सड़कों पर आपको योगा से ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। अब वहां ये लोग नहीं कहते कि हमारा अधिकार है, हम जहां चाहेंगे वहां नमाज पढ़ेंगे। अब मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम 2 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे। तो ये बदलाव बंगाल में आना शुरू हो गया है 8वीं तारीख में। और मुझे लगता है कि अभी तो सरकार बनने को कितना दिन हुआ है, 4 मई को चुनाव परिणाम आया है, 10 हुआ 1.5 महीना मुझे लगता है भी सरकार बने हुआ है। अब 1.5 साल बाद आप देखना, और जब अगले चुनाव में जाएंगे तो सोनार बंगाल हमें अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बंगाल में दिखेगा। जी, यानी कि बिल्कुल पूरे जितने भी वादे थे उससे ज्यादा शुभेंदु सरकार फोकस कर रही है। मैं आज पहले डॉक्टर निखिल प्रसून के पास चलूंगा, क्योंकि डॉक्टर निखिल प्रसून हमें बताएंगे कि ये ताबड़तोड़ कंप्लीट पैकेज लाने के पीछे मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है। निखिल प्रसून जी, जिस तरह से कि भाई वादा तो था यूसीसी का, लेकिन यूसीसी के साथ गुंडा एक्ट को मजबूत करने की बात है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, ये पूरा पैकेज लेकर। और मैं एक बात यहां और जरूर जोड़ दूं, आप देखेंगे कि पार्टियां वादा करती हैं चुनावों में, ठीक है, और उसके बाद उन वादों में बहुत सारे वादों को बचा के रखती हैं। जब चुनाव में फिर से जाना हो उसके ठीक पहले 5वें साल में, 4थे साल में उस पर काम करती है। लेकिन यहां तो 4-5 हफ्ते में काम हो रहा है। क्या मकसद क्या है डॉक्टर निखिल प्रसून जी? नमस्कार। नमस्ते। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, एक के बाद एक जितनी भी हमारे संकल्प पत्र में जो घोषणाएं थी उसे जमीन पर अवतरित करने का एक तरह से महाअभियान छेड़ दिया है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखें या कई दशकों में कि इतनी तीव्र गति से कार्य चुनावों उपरांत शायद ही कहीं हुआ हो, और अगर हुआ भी होगा तो केवल भाजपा शासित राज्यों में ही इसके उदाहरण मिलते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जी की जो कार्यशैली अपने आप में एक तरह से अभूतपूर्व है। आपने देखा कि बजट के माध्यम से उन्होंने किस तरह से समाज के हर तबके को के कल्याण के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जो कि एक युगांतरकारी परिवर्तनों का सूत्रपात करेगी। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से आपने जिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और बाकी जो उसके साथ विधेयक आ सकते हैं सोमवार को या फिर उसके बाद, देखिए पश्चिम बंगाल का एक वैशिष्ट्य है कि पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति जो है उसकी चर्चा समूचे विश्व में होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, और आप ये अगर लंबा चले भूतकाल में, तो 50 वर्षों से इसकी सभ्यता और संस्कृति को कलुषित किया गया और इसके मेन स्ट्रीम में हिंसा का एक तरह से विश्वमन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ के लोगों से के मन से भय को दूर करने के लिए एक ऐसे परिवर्तनों को लाने की आवश्यकता थी ताकि लोगों के मन प्राण से हो जाए और समाज में कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान जो है सो स्थापित हो। आपने उद्देश्य को इसी बात को ध्यान में रख करके, ठीक, आपने उद्देश्य को काफी हद तक साफ किया। प्रदत्त जो धारा 44 है राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो समाहित है, उसी की एक तरह से उसी की अवधारणा को समायोजित करने के लिए हम लोग यूसीसी बिल ला रहे हैं। उद्देश्य को काफी हद तक साफ किया। कल्याण से भी युक्त। निखिल जी, ये बताइए, उद्देश्य को तो काफी हद तक साफ किया, कुछ बचा के रखेंगे चुनावी साल के लिए कि नहीं, या सारा कुछ ऐसे ही बिल्कुल कुछ ही महीने के अंदर ही ताबड़तोड़ कर देंगे? चुनावी साल के लिए कुछ बचा के रखेगी शुभेंदु सरकार?
देखिए ऐसा है कि जितना गड्ढा इस पुरानी सरकार ने कर दिया है कि मतलब ऐसा देश में कहीं नहीं है। इसे भरने के लिए हमें दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करना पड़ेगी और हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते चले जाएंगे और नित नए रिकॉर्ड को छुएंगे और पश्चिम बंगाल को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। स्काई इज द लिमिट की अवधारणा को हम लोग मानने वाले लोग हैं। ठीक है। अब संजय सरकार जी आपने पूरा जो है विवरण सुन ही लिया उनका, इसीलिए आज मैंने डॉक्टर निखिल प्रसून को पहले बोलने का अवसर दिया कि वो अपना उद्देश्य जो है वो साफ करें। क्या साफ है? ये कंप्लीट पैकेज जो कानून का लेकर आ रहे हैं। अब इसमें सौगतो दादा का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था जब तक सब सहमत ना हो जाएं तब तक यूसीसी लाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 44 को रखने की जरूरत नहीं है, हटा दें इसको संविधान से। यहां तक बातें आ रही हैं। आखिर क्यों संजय सरकार जी, ऐसा क्यों? और ये भी कि जब ये पूरा कंप्लीट पैकेज कानून का लाया जा रहा है तो यहां से सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल को अगर इन कानूनों की जरूरत, इन प्रावधानों की जरूरत है तो क्या टीएमसी सरकार ने और उससे पहले कम्युनिस्ट सरकार ने इन सारी चीजों को रोक कर रखा था? संजय जी देखिए, सबसे पहले तो लाभ जिहाद में हम आते हैं। हाँ, पहले वो अपना तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए, हाँ दिखाइए। जिहाद के एक तस्वीर के बारे में बताते भी जाइए। नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी है, ठीक है, लाभ जिहाद वाला तस्वीर। हाँ। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, इसको तमाम नेताओं को, मिथुन चक्रवर्ती, अर्जुन सिंह, ठीक है, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, थोड़ा क्लियर कीजिए ना, जैसे शुभेंदु अधिकारी का लाभ जिहाद वाला दिखाए तो उसमें क्या है ऐसा? नहीं, लाभ जिहाद दिखा रहा है, मतलब ये अभी बहुत बड़ा हिंदू बन गया है। अभी आपको हिंदुत्व मतलब ये जितना बड़ा हिंदुत्व, कैमरामैन को बुलाएंगे बड़े से दिखाने के लिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। एक वीडियो तो हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं आपके यहाँ पर थोड़ा इसका। भारतीय जनता पार्टी का 2009 में एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसका नाम था आली अफजल चाँद, बर्दवान से, ठीक है। उसको पहले उसी सीट से अनिंद गोपाल मित्रो जी खड़ा हुआ था। तो वो वीडियो हम अभी दिखा नहीं पा रहे थे, हम बोलेंगे तो लेकिन समझ में आ गया वो वीडियो में वो कहीं कुछ खा रहा था, गोल टोपी पहने हुए, आज कुछ खा रहा था। तो आली अफजल चाँद बोला तुम तो 3 कटोरी हो उसको घर में खा लिया भाई। अभी तो तुम मेरे हम चैलेंज करता हूं, तुम साबुद्दीन को घर में तो 3 कटोरी खा लिया है, अभी तुम कैसे हिंदू बन जाओगे? वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको जाने के समय देके जाएंगे। तो लाभ जिहाद तो बहुत बड़े बात बोला। मुख्तार अकबर, इसमें कहां पर कंट्राडिक्शन है वो जरा क्लियर कीजिए। कंट्राडिक्शन क्या? नहीं, अभी वो बोल रहे हैं मतलब जब बंगाल में लाभ जिहाद होने नहीं देंगे, हिंदू को साथ मुसलमान को शादी नहीं होने देंगे, ये सब होने नहीं देंगे। पिक्चर में या वीडियो में वो लव जिहाद को क्या बढ़ावा दे रहे हैं या लव जिहाद का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नहीं, उस चाँद अफजल जी बोल रहा था साबुद्दीन को घर में वो 3 कटोरी गाय का गोश्त खाया था। जाने का समय और भी 3 कटोरी लेके गया है, ये लेके गया है। ये शुभेंदु अधिकारी का, ये चाँद अफजल जी बोला था, एक एडवोकेट भी है, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट में है, भारतीय जनता पार्टी को 2009 में चुनाव भी लड़ा था, ठीक है। चलिए हम वहां से आते हैं। लाभ जिहाद आप बोल रहे हैं, लाभ जिहाद आपको घर में भारतीय जनता पार्टी पहले खत्म कर सकता है। मुख्तार अकबर नकवी सीमा जैसे शादी किए थे, एकदम रेणु सम्मान से एकदम गलत, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना, नहीं यहां पर कन्फ्रंट करूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना नाम मनीष बता करके शादी नहीं की थी। मुख्तार अब्बास नाम बता करके ही शादी की थी। शहनाज हुसैन जी तो किए थे, शहनाज हुसैन रेणु शर्मा को साथ में किसी साथ शादी किया था। अच्छा, रामलाल जी को बेटी फायज करीम को जो शादी हुआ था, जिसमें अभी फिलहाल इसमें भी किया था माननीय मुख्यमंत्री, पर्सनल उदाहरण दे रहा है तो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें नाम बदल करके धोखा दे करके शादी की गई हो। रामलाल जी को बेटी को शादी नाम बता करके पहचान बता करके आपस में शादी करते हैं तो ये कहीं से लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद की ये परिभाषा नहीं है। जब आप नाम छुपाते हैं, धोखा देते हैं और शादी करते हैं तब वो लव जिहाद है। लाभ जिहाद ही में पड़ते हैं भाई साहब, लाभ जिहाद का बाहर में नहीं पड़ता। निखिल जी, और मैं आपको सुन लीजिए 2014 से लेकर 26 के बीच में कितना आदमी को नौकरी हो सका भारतीय जनता पार्टी को सरकार में? बंगाल में 5000 आदमी को नौकरी नहीं मिला है। सुन लीजिए बंगाल में 5000 आदमी को नौकरी नहीं मिला, लेकिन 20 लाख आदमी बेरोजगार हो चुका है। जो बुलडोजर से वोट दे दिया, बेरोजगारी पर किसी और दिन बात कर लेंगे। आप बोल रहे बंगाल का विकास करेंगे, कौन से विकास पुरुष है जो बंगाल का विकास वो कर देंगे? आप बता रहे आपके ही 5000 आदमी को नौकरी नहीं दे पाए, 20 लाख आदमी को घर से बेघर कर दिया। नए कानूनों पर रहिए, नए कानूनों पर तोड़ दिया गया संजय दा, नए कानूनों पर रहिए। 20 लाख आदमी को 60 लाख आदमी उसका नए कानूनों पर रहिए संजय दा, बेरोजगार हो गया है।
आज कहां से रोजगार लोगों को रोजगार देने की घोषणा हुई है। एमबीबीएस की 650 सीटें, पीजी की 450 सीटें, कल्याणी से लेकर के बालूरघाट और मालदा तक एयरपोर्ट्स का जाल, चिंगड़ी घाटा से लेकर के न्यू टाउन तक जो हायर कॉरिडोर है, जो जिस तरह दुर्गापुर में जो है सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है, बंगाल की सूरत बदलने जा रही है, फुटपाथ का नीचे कहीं दुकान नहीं था, कहीं ट्रैफिक नहीं होते थे, 5,000 करोड़ रुपए का एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात आ रही है। सिंदूर का पुनरुद्धार होने जा रहा है, महिलाओं को गाड़ी पकड़ने का सिग्नल में जहां पर ट्रैफिक खड़ा होता है, घोषणा की गई है कल्याणकारी योजना है। शुभेंदु अधिकारी उसके लिए पूरा पूरी जिम्मेदारियां हैं। नहीं समझ में आज जितना आदमी भी बढ़ा उसके साथ गाड़ी भी बढ़ा है, 50,000 भी बढ़े हैं उसके गाड़ी रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। युवाओं को 3,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे अभी तो सरकार ने एक तरह से कितने दिनों से लोग वंचित नौकरी का कल्चर में क्यों नहीं आ पा रहे? कितना नौकरी का इसमें पश्चिम बंगाल के बजट में वो तमाम ऐलान है, तमाम ऐलान है। अगर आप विकास परियोजनाओं की ही बात कर रहे हैं, 1 लाख नौकरी रोजगार होगा। पुलिस में और शिक्षकों की भर्ती में आप लोग ने क्या किया? लालचाल बाबू, तो आज 24 करोड़ आदमी को नौकरी होता था, नौकरी हुआ का? भारत में नौकरी तो आप लोग चोरी कर लेते थे। आप लोगों के घरों से अभी भी पैसे बरामद हो रहे हैं, सोने बरामद हो रहे हैं, सोना बरामद हो रहा है। केंद्र सरकार ने क्या दिया है, क्या किया है, उस पर बात होती है और चुनावों में उसको लेकर जाते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर। अभी पश्चिम बंगाल पर बात कीजिए। अरे आप लोगों ने तो नौकरी चुरा करके यहाँ की युवाओं के साथ ऐसा बड़ा विश्वासघात किया है कि वो लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने 5 साल का, उनकी उम्र बढ़ गई है, इसलिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। 500 आईटी और ये एज रिलैक्सेशन चलेगा ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। आईटी कंपनी कैसे टिकेगी जब सिंगूर से टाटा को निकाल बाहर कीजिएगा, सिंगूर से टाटा को बाहर निकाल कीजिएगा तो कैसे आईटी कंपनी वहां पर आएगी दादा? उसके लिए औद्योगिक माहौल बनाना पड़ता है। अच्छा, आज हिम्मतनगर, आज गुजरात में हिम्मतनगर में प्रोजेक्ट बनाया तो नैनो प्रोजेक्ट चालू है ना बंद? आप बताइए, चालू है ना बंधन? आप बताइए, आप तो पत्रकार है, आप बताइए। अरे कहां आप गुजरात के औद्योगिक विकास की तुलना बंगाल से कर रहे हैं? पिछले 20 वर्षों में गुजरात का कितना विकास हुआ है? बंगाल के लोगों की बंगाल सच में आगे हुआ करता था, कभी बंगाल सच में आगे हुआ करता था, लेकिन अभी पिछड़ा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ये हुआ पिछली सरकार की नीतियों की वजह से। चलिए, विकास पर हो गई बात, क्योंकि विकास पर बात होनी चाहिए, इसलिए विकास पर हो गई बात। आप कानूनों पर आ जाइए, सारे लोग कानूनों पर आइए। हम लोग यहाँ पर 20 साल रहने जा रहे हैं। दोनों थोड़ा सा आराम कीजिए, दोनों थोड़ा आराम कीजिए। सीधे चलते हैं इस समय दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी, ये जिस तरह कानूनों का एक कंप्लीट पैकेज हम कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी लेकर के आ रहे हैं, उसका ऐलान किया है, ठीक, यूसीसी से लेकर के तमाम ये कानून का। अब कांग्रेस के तरफ से हमने देखा इमरान मसूद जी, सलमान खुर्शीद जी दोनों बोल रहे थे। इमरान मसूद जी तो मुझे लगा कि विक्टिम कार्ड खेल, अरे भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है? अगर कानून आ रहा है, उत्तराखंड में अगर कानून है, गोवा में कानून है, यूसीसी, तो क्या हो गया? इस तरह का विक्टिम कार्ड आखिर कांग्रेस नेताओं के द्वारा खेल करके क्या कोशिश है ये, दुष्यंत नागर जी? देखिए लालचंद जी, ये बड़ा गंभीर विषय है जी। देखिए, हमारे देश में इसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू करने की भी चर्चा चलती रहती है। ठीक। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जी सर, जहां हर राज्य की एक अपनी अलग डेमोग्राफी है, अलग वहां पे सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल है। बेशक उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, उनको अलग अलग हमने अधिकार दे रखे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ही देखें, नॉर्थ ईस्ट में हमने कुछ राज्यों को के कुछ समूहों को विशेष अधिकार दिए हुए, क्षेत्रीय आधार पर सर, क्षेत्रीय आधार पर, याद एकदम बिल्कुल, ये साफ करते हुए चलिए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, तो हमें उसको बरकरार रखना है। ठीक। इसको ऐसे पोर्ट्रे करना कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये उचित नहीं है। उचित नहीं है ना ये लागू होने, यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहना उचित नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो हिंदू धर्म के भी आस्था रखने वाले लोग हैं। ठीक। तो इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। अच्छा, उचित समय आएगा कब? सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात 8 दशक सर बीत गए, कब उचित समय आएगा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उचित समय तो अब तक आ जाता। 1989 में हमारी और चाइना की ग्रोथ रेट समान थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो नफरत की माहौल पैदा किया,
उसकी वजह से चाइना कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। उचित समय तब आएगा जब देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से ये मत सर थोड़ा सा आप आधा सच आधी बातें बोल रहे हैं। आपको याद है ना कि इसी दौरान जातियों में खंड खंड बांट करके मंडल वाली राजनीति भी हुई, जिस दौरान चाइना ने छलांग लगाई। भाजपा ने करी, इसी दौरान चाइना ने छलांग लगा ली, जनता पार्टी ने करी। भारतीय जनता पार्टी का ही उस सरकार को समर्थन प्राप्त था जिसने आरक्षण दिया। तो ये चीज है, आप देखिए। तो क्या कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है? कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है? के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस तो आरक्षण को अब नए तरीके से जो वंचित वर्ग है, जिनको हिस्सा नहीं मिला, उनको समाहित करने के लिए इसको और दायरा बढ़ाना चाहती है, जैसा कि उनके नेता ने अनेक बार कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विषय की गंभीरता को समझिए। जब उचित समय आएगा, ठीक, देश में सभी नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से समान हो जाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं सर आपसे एक निवेदन बताइए, वो उचित समय आएगा कब? जैसे 80 साल हो गए, 8 दशक हो गए, उचित समय वो आएगा कब? देखिए जी, 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके 20 वर्ष बाद 2050 में। समीर सर हंस रहे, देखिए समीर सर ऐसे आप क्यों हंस रहे हैं? संभावना तो है ना भाई, फिर भी आप हंस रहे हैं। दुष्यंत अगर हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अगर दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे और समीर जी में तो भूला नहीं, आज ये ताली आ रहा हूँ, अब आप ही के पास आऊंगा निखिल खत्री जी, अब आप ही के पास आऊंगा। आप ही के पास आने का की बारी आ चुकी है। मोदी की सरकार गिरने वाली है, आप 2029 तक का इंतजार कर रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि अगले महीने मोदी जी की सरकार जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 1 साल का समय दिया है सर, समीर सर 1 साल का समय दिया है, 1 महीना लगभग गुजर गया होगा, 11 महीने अब रह गए। मैं सुनिए, मैं चाहूंगा कि राहुल जी जो प्रधानमंत्री की शपथ ले, उसमें मुझे भी आमंत्रण दिया जाए। विपक्ष के कार्यकर्ता निखिल प्रसून जी अभी से इनविटेशन मांग रहे हैं भाई। नहीं, मैं ये चाह रहा था क्योंकि विपक्षियों के साथ भी सद्व्यवहार हो, इसके लिए राहुल जी का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए एक विपक्ष के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी निमंत्रित किया जाए। आप आएंगे निखिल जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार आप लोगों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का विपक्ष विरोध कर देता है। नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी से अनुमति लेकर के मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा आगे वाली जगह मिलेगी तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा सामने। ठीक है, अब मैं जरा सीधे चलता हूं डॉक्टर निखिल खत्री जी के पास। डॉक्टर निखिल खत्री जी, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी है, योगी सरकार ऐलान कर चुकी है कि वहां पर भी हम यूसीसी लेकर के आएंगे। ठीक है, सरकार उस पर तेजी से काम कर भी रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसा हो सकता है कि 2027 के चुनाव से पहले भी इस मामले में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा डॉक्टर निखिल खत्री जी यूसीसी को लेकर के? सबसे पहले लाल जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि यूसीसी में ऐसा क्या नया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी सरकार ने अभी उत्तराखंड में भी अप्लाई किया और जो बंगाल में लेकर आना चाह रही है? हम तो शुवेंदु अधिकारी जी से पूछना चाह रहे हैं कि भैया आपने इतने वादे किए थे और उन सभी वादों को छोड़कर आप सबसे पहले ये वाला वादा पूरा कर रहे हो, तो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। और यूनिफॉर्म जो सिविल कोड ये लेकर आना चाह रहे हैं, इसमें साफ तौर पर हम क्या देख सकते हैं लाल जी? इसमें ऐसी बातें हैं कि अगर तलाक देना है तो आप घर से तलाक नहीं दे सकते हैं, आप क्या कहते हैं हर मतलब की शादी के बारे में है, और अगर जमीन के बारे में है तो ये कानून तो पहले से लाल जी हमारे समाज में चल रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? ये तो एक वही तौर तरीका हो गया कि जैसे कि डॉक्टर निखिल खत्री जी, डॉक्टर निखिल खत्री पहले से कुछ नहीं है, मैं बताता हूं क्या नया है। डॉक्टर निखिल खत्री जी, 2 बातें। एक, आपने कहा कि सारी चीजें छोड़ के शुवेंदु जी यही क्यों ला रहे हैं? नहीं भाई, पूर्ण हो गई। मैं कह रहा हूं जो बातें उन्होंने कही थी उसमें इतनी ज्यादा पूरी कर रहे हैं कि मुझे पूछना पड़ा डॉक्टर निखिल प्रसून जी से कि क्या चुनावी साल के लिए कुछ बचा के रखिएगा कि नहीं बचा के रखिएगा? तो हमें तो नया घोषणा पत्र जारी करना होगा क्योंकि सारे काम तो हो गए। तो दीजिए बात पूरी करने की।
हाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आप 2 मिनट चुप रहिए, आप अपने बारे में बोलिए, सभी के बारे में आप मत बोला करिए। हाँ। और लाल जी, मैं तो एक बात आपको साफ तौर पे कह देना चाह रहा हूँ, ये यूसीसी का मामला तो ऐसा चल रहा है इस समय जैसे कि इस समय कोई सरकार एक आदेश ले आए कि भैया पोलियो सभी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, पर क्या पता, हमें सबको पता कि हमारा देश तो पोलियो फ्री हो चुका है। तो वैसे ये यूसीसी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा असल मुद्दों से जनता को बरगलाती है। निखिल खत्री जी, निखिल खत्री जी, निखिल खत्री जी, एक लाइन, निखिल खत्री जी, एक लाइन बीच में मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन बीच में बोल रहा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को बड़ी सफलता मिली, आपने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान की बड़ी दुहाई दी। उसी संविधान में निखिल खत्री जी अनुच्छेद 44 में यूसीसी समान नागरिक संहिता है। बताइए अब इसमें क्या करेंगे, एकदम अलग स्टैंड लेंगे क्या निखिल खत्री जी? लाल जी, आप फिर से यूसीसी पर आ रहे हैं। अरे हम तो खाली एक बात पूछना चाह रहे हैं, आपने शुभेंदु अधिकारी को बोला कि बहुत कड़े और बहुत ऐसे इन्होंने फैसले लिए हैं कि भाई पूरी जनता ने देखा है, तो सबसे एक फैसला तो आप भी मानेंगे कि इनकी सरकार में अभी एक एनिमल स्लॉटर एक्ट अभी क्या पास नहीं हुआ कि जिसमें जो कैटल, जो गाय जो 14 साल से ऊपर की है और जो ना वो कानून पहले से है, वो कानून पहले से है जो 14 साल वाला आप कह रहे हैं, वो कानून। डॉक्टर निखिल खत्री, डॉक्टर निखिल खत्री, तथ्यात्मक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में वो कानून पहले से है, पहले उसको लागू नहीं किया जाता था। इस बार शुभेंदु सरकार ने उसको लागू किया। आप ये चाह रहे हैं कि शुभेंदु सरकार उस कानून में बदलाव करके गोवध पर पूरी तरह से रोक लगा दे, ये कहना चाह रहे हैं? ये मांग है आपकी? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप मांग कीजिए ना, उसके बाद मैं निखिल प्रसून से पूछ लूंगा कि कर पाएंगे कि नहीं। आप एक बार पहले, डॉक्टर निखिल खत्री, आप एक बार पहले खुलकर मांग कीजिए कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार गोवध पर पूरी तरह रोक लगाए, फिर मैं डॉक्टर निखिल प्रसून को इस बात के लिए बांधूंगा कि आप क्या कहते हैं इस पर। रोक लगा पाएंगे? जो गाय के नाम पर वोट मांगते हैं वो गाय के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार लालचंद जी, ये पोलीगैमी तो पहले से ही चल रही है और ये पोलीगैमी ठीक है, आप इतना कुछ गिना दिए। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनिए निखिल प्रसून जी, आप सुनिए, देखिए संजय सरकार जी आपके सहयोगी ही कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर निखिल खत्री जी, संजय सरकार जी, बंगाल में इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कर दिया है। बंगाल का आदमी क्या चाह रहा है? रोटी मांग रहा है, कपड़ा मांग रहा है, मकान मांग रहा है, साथ में नौकरी मांग रहा है। ये लक्ष्मी भंडार हम लोग को बंगाल में 2 करोड़ 20 लाख आदमी को मिलता है, ये अन्नपूर्णा भंडार से 1 करोड़ आदमी को मिलेंगे। दादा, जो 36,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ, दादा रोटी चाहिए, रोटी के साथ सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षित रहेंगे तभी रोटी खाएंगे। ये भी बात है, सुरक्षित रहेंगे तभी रोटी खाएंगे, घर परिवार सब सुरक्षित रहेगा तभी रोटी भी खा पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, राष्ट्रमंच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब नए कानूनों के क्या क्या प्रावधान है इस पर करेंगे बात। अभी छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस बड़ी बहस को जारी रखेंगे। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद राष्ट्रमंच पर आज बड़ा विषय जिस पर बड़ी बहस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े कानून लाने का ऐलान कर चुकी है और कुछ कानून को सख्त भी बना रही है। डॉक्टर निखिल प्रसून, अभी डॉक्टर निखिल खत्री एक बात कह रहे थे, हालांकि मैंने उनको कहा कि तथ्यात्मक बात यह है कि वो पहले का कानून है, 14 वर्ष से ऊपर के पशु, गोवंश के पशु की को जो है उसको बलि दी जा सकती थी या उसको काटा जा सकता था। ये बताइए, ये मांग है कि अभी तो आपने उस कानून को लागू किया जो कानून लागू नहीं हो रहा था, आगे चल करके ये कानूनों की पूरी फहरिस्त में वो भी कुछ आएगा, ऐसा भी कुछ आएगा जिसमें इस बारे में भी कुछ कानून बन सकता है? डॉक्टर निखिल प्रसून, देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है 1950 का है,
ठीक। तो 1950 के कानून में जो प्रावधान थे कि 14 वर्ष से कम जो उम्र का जो कैटल्स है उनको स्लॉटर नहीं किया जा सकता है, या उससे कम है तो उनको कोई ऐसी बीमारी हो जो कि जिसका निदान संभव नहीं है, तो उसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट और पूरा एक जो लोग वेट्स है, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा फिटनेस के बाद ये सारी चीजें, और खुले में नहीं बेचा जा सकता है, बहुत सारे रेगुलेशंस थे जिसके पूरी तरह उल्लंघन हो रहा था। ठीक। तो अभी के लिए तो उन कानूनों को धरातल पर उतारने के लिए अधिसूचना जारी हुई है, और कालांतर में जब इतनी तेजी गति से काम हो रहा है, जनता की अगर मांग होगी और हमारी सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको भी तो ये लोग नहीं मान रहे थे, तो उसे कम से कम पहले स्टेप के रूप में देखा जाना चाहिए कि इन कानूनों को एक तरह से सही तरीके से लागू करना। दूसरी बात, जो मेरे मित्र हैं वो केवल यूसीसी की अवधारणा से पूरी तरह अपरिचित दिखते हैं। वो यूसीसी महिलाओं के प्रति करने वाला सबसे बड़ा न्याय होगा। महिलाओं उनकी जो विवाह, इसके बाद तलाक, इसके बाद उत्तराधिकार, संपत्ति का कानून, या जो लिव इन पार्टनर से उनका रजिस्ट्रेशन, आपने देखा कई हत्याएं होती है लिव इन रिलेशनशिप में, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक तरह से महिला कल्याण की जो अवधारणा है उसे एक नया बल देता है। संविधान 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है ही। सुप्रीम कोर्ट की आप घोषणाएं देखिए, 1985 में जो शाहबानो का जो केस था उसमें, और फिर 1990 और 2003 में भी 2-3 फैसले आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप लोग यूसीसी लाते क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान की में जो समानता का जो अधिकार है उसको पूरी तरह से निरूपित करता है यूसीसी। तो यूसीसी एक बड़ा ही न्यायपूर्ण कानून है जिसे कि लाना चाहिए, और ये किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं। ठीक। समीर चौगांवकर जी, समीर चौगांवकर सर, यहां देखिए बात अब यहां तक पहुंच चुकी है। कल मैं देख रहा था प्रतिक्रिया एक मौलाना साहब की, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान का अनुच्छेद 44 है ना, ये मानव शरीर के अपेंडिक्स की तरह है। जैसे अपेंडिक्स हटा देने से मानव शरीर और सुखी हो जाता है, वैसे अगर संविधान के इस अनुच्छेद 44 को हटा दिया जाए तो हमारा देश और सुखी हो जाएगा। अब जरा बताइए कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान पर हमला है, संविधान खतरे में है, संविधान की बात बात पर दुहाई, अब कह रहे हैं अनुच्छेद 44 हटाए। ये अनुच्छेद 44 चुभने लगा है क्या समीर सर विपक्ष को? मुझे लगता है विपक्ष को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तब से उन्हें कई बातें चुभ रही है। उन्हें तो आर्टिकल 370 जब हटाया गया वो उन्हें चुभा, जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से अलग किया गया वो उनको चुभा, राम मंदिर का निर्माण उनको उस तरीके से चुभा गया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मौलाना ने जो बयान दिया था, ये मुझे लगता है कि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज की आवाज है कि किस तरीके से उनका जो प्रिविलेज कांग्रेस के समय से मिलता रहा है। राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार रही, कम्युनिस्टों की सरकार रही, ममता बनर्जी की सरकार रही, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही, तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश की थी, अब उनको लगता है कि अब उन्हें एक संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। यूजीसी आएगा, सीएए आने वाला है, तमाम तरह के जब कानून आएंगे तो उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ में भारत माता के लिए समर्पित होकर रहना पड़ेगा। वह ये चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमें अब पूरी आजादी मिले। समीर सर, संविधान के आपने जो बाकी उनका हिसाब है, आपने जो बाकी चुभन की बात कही ना लालचंद जी, हाँ लालचंद जी, एक बात मैं जोड़ दूं, हाँ ये जो आप मौलाना की बात कर रहे थे, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा में नवाब मलिक की बेटे का बयान ध्यान होगा, बिल्कुल सना मलिक का वो बयान कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी जो है वो शरिया लागू नियम तय हो, उनके इस्लाम के हिसाब से नियम तय हो। तो अब ये वो जो मांग कर रहे हैं तो ये बताता है कि वो देश की दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाँ, एक बात पर और जरूर जवाब दीजिएगा समीर सर, आपने बाकी चुभन की बात की, लेकिन जिस समय बाकी चुभन हो रही थी उस समय भी संविधान की दुहाई दी जा रही थी। ठीक, अब ये अनुच्छेद 44, उसी संविधान का अनुच्छेद 44, अब ये नई चुभन है, ये क्यों? लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि अब उन्हें पता है कि अभी तक अनुच्छेद 44 जो लागू नहीं हुआ था कांग्रेस के 10 साल के शासन में, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे, और अब भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे बढ़ रही है तमाम राज्यों के अंदर, और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मामले में बढ़ेगी। केंद्र सरकार और तमाम बड़े बिल अभी मानसून सत्र में लेकर आने की तैयारी में, कुछ शीतकालीन सत्र में आने वाले हैं। तो अब उनको लग रहा है कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी जिस गति से बढ़ रहे हो, तमाम जो और इस तरीके से आर्टिकल 44 इम्प्लीमेंट होता है। आ रहा हूं निखिल खत्री जी, आऊंगा आपके पास भी, जरा दुष्यंत नागर जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नौटंकी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? देखिए
काम काज के अपनी उपलब्धि के नाम पे बताने के लिए इनके पास शून्य है। जनता महंगाई की मार से करा रही है। ये बताइए ना, अनुच्छेद 44 रहना चाहिए ना सर? अनुच्छेद 44 रहना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक ठीक, ये हुई ना बात, ये हुई बात, बिल्कुल ये असली ताली वाली है ना। आप देखिए निखिल प्रसून जी ताली बजा रहे हैं। संविधान में जो हमारे प्रावधान दिए गए उनको कोई हटाने की ऐसी जरूरत नहीं है। संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। राज्यों को विशेष अधिकार हैं, वो रहने चाहिए, क्यों नहीं रहने चाहिए? किसने कहा नहीं रहना चाहिए? ठीक। तो फिर समर्थन करते हैं आप यूसीसी का, इसका मतलब? निखिल खत्री जी को जोड़ना चाह रहे थे। निखिल खत्री जी, संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू किया जाना चाहिए? नहीं, जहां पर आप संविधान के अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं तो लाल जी मैं मात्र 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। मतलब कि ये वही लोग हैं जो नाम से महिला बोलते हैं पर महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। और जो इन्होंने जब जनता को बरगलाया डिलिमिटेशन के ऊपर कई ऐसे बिंदु के ऊपर जो बिल जो पहले पास हो गए थे और उनमें संशोधन करने के लिए इन्होंने कितना बड़ा मक्कड़ जाली बुना था, वो विपक्ष ने इनका फेल कर दिया। पर बात ये क्यों फेल कर दिया? आप समर्थन दीजिए ना, फिर ले आएंगे की बात करते हैं तो क्या इनकी पार्टी में 33% महिला के लिए जिम्मेदारी ये निर्वहन करते हैं? 33% जो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी बुला रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राष्ट्र से लेकर के 33% हिस्सेदारी देते हैं? नहीं देते होंगे लालचंद जी। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, तो हमें इनकी बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए। और ये यूसीसी पर मात्र इनका खाली इनका एक ऐसा एक नैरेटिव है कि जो ये अहम मुद्दे हैं, जो महंगाई का, बेरोजगारी का, और इस समय पेपर मैं डॉक्टर निखिल खत्री मैं एक बात कहूं, मैं इस बात से सहमत हूं। रोजगार, महंगाई, सब चीज पर बात होनी चाहिए, विकास सब पर होनी चाहिए। साथ में यूसीसी अनुच्छेद 44 पर भी बात होनी चाहिए, सब पर होनी चाहिए कि एक दूसरे को आपस में जोड़ के क्यों देखना, सारी चीजों पर बात होनी चाहिए। यूसीसी नाम की जो चिड़िया है ये एक छलावा है। लालचंद छलावा कैसे दुष्यंत नागर जी, छलावा कैसे बताइए? इससे होने वाला नहीं है, ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, नाकामियां छुपाने के लिए, नई चर्चा चलाने के लिए। अच्छा ठीक। संजय सरकार जी कुछ कहना चाह, डॉक्टर निखिल प्रसून आप जवाब बाद में दीजिएगा। संजय सरकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार जी। लालचाँद बाबू, मेरे देश में बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। हकीकत राम मंदिर वाला बात ठीक है, बात है, धर्म वाला बात होना चाहिए, लेकिन अगर राम मंदिर में चोरी हो जाता है, राम मंदिर का पैसा किसने खाता, इसके लिए बात नहीं होता है एक बार भी। नहीं क्यों नहीं? मेरे देश में वरिष्ठ पत्रकार बैठे रहते हैं। मैंने 10 सेकंड दीजिए, खत्म करे उसको बात बोलिए। हाँ, कितना बेरोजगार है लड़का लोग, इसके लिए बोलते नहीं है। बिल्कुल फैक्ट्री हुआ इसके लिए कभी बात नहीं। शिक्षा के लिए, मतलब एजुकेशन और अल्ट्रा मॉडर्न एजुकेशन के लिए कहा उसने, इसके लिए बात नहीं बताता। हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन के बिना कितना आदमी मरा जाता है। हर चीज पर बात होगी, यूसीसी भी उसमें शामिल है। किसान हर चीज पर बात होगी, देश में गुजर रहे इसके लिए नहीं, मजदूर हर चीज पर बात होगी सर, जिसका नौकरी नहीं है, काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, हिंदुस्तान हर चीज पर बात होगी और हो रही है। आप डिबेट को 1 घंटे बढ़ा दीजिए, मैं इन मुद्दों पर बात होगी, सब पर बात होगी, लेकिन किसी एक का हवाला दे करके दूसरे से कन्नी नहीं काटिए। रोजगार और विकास का हवाला दे करके यूसीसी से कन्नी नहीं काटिए, ये नहीं चलेगा जी। छोड़ देना कोई कागज नहीं है। संजय सरकार सर छोड़ देना, ये नहीं होगा कि रोजगार का और बाकी चीजों का हवाला दे करके यूसीसी को और लव जिहाद को, धर्मांतरण को आप जो है उठाएंगे, ये चालाकी नहीं चलेगी, ये चालाकी नहीं चलेगी संजय दा, ये चालाकी छोड़ देना। ठीक है निखिल प्रसून जी ने आपके सवाल के बाद निखिल प्रसून जी ने कितना गिनाया कि इस बार के बजट में शुभेंदु सरकार विकास योजनाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर क्या क्या कर रही है, सब कुछ वो उन्होंने ऐलान किया। लेकिन क्या इसका मतलब हम यूसीसी पर बात ना करें? यूसीसी का मुद्दा कितना अहम मुद्दा है। देखिए, मैं शुभेंदु अधिकारी जी ने जो घोषणाएं की है, विकासात्मक घोषणाएं जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी परियोजनाओं के लिए बंगाल की सूरत को बदलने के लिए, उस पर मैं, अगर आप डिबेट को एक्सटेंड कर दे 1 घंटा, तो जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है
केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने इतना कुछ किया, मैं इस पर अभी तुरंत डिबेट करने की चुनौती देता हूँ। मुझे और संजय जी को खाली रखिए, बिल्कुल आपका नहीं। आज का डिबेट जो है ना, आज का डिबेट यूसीसी और अन्य कानूनों पर है। 1 घंटा मुझे इनके साथ बैठा आप भी अपनी उपलब्धि किसी और कार्यक्रम में गिना दीजिएगा। डॉक्टर निखिल प्रसून, नहीं, उन्होंने मुझे डिबेट की चुनौती, हमें चुनौती दी तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वो बात आपकी आ गई, किसी तैयारी के, वो बात आपकी आ गई, सच बात। मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, मुझे कंठस्थ है। मैं अभी चलिए, शुक्रिया, क्योंकि आने वाला सप्ताह पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह के बड़े बड़े ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री ने, निश्चित रूप से ये सारे कानून, मुझे लगता है कि एक चौतरफा प्रयास है। और जो मैं कह रहा हूं, कानूनों का एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ रही है शुभेंदु सरकार। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कानून का क्या असर होता है, विपक्ष इससे कैसे, इस चुनौती से, क्योंकि चुनौती इसलिए है क्योंकि विपक्ष हैरान परेशान है, विपक्ष इसमें क्या रुख लेता है। दुष्यंत नागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए दुष्यंत नागर सर, कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले। सर, शुभेंदु सरकार के पास में कोई विजन नहीं है। अच्छा, विजन नहीं है, शुक्रिया। ये विजन अगले हफ्ते दिखाई पड़ जाएगा, मतलब दिखाई तो पड़ ही रहा है, सोमवार से और ज्यादा दिखाई पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समीर चौगाकर सर, निखिल खत्री जी, दुष्यंत नागर जी, संजय सरकार जी और निखिल प्रसून जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राष्ट्रमंच में जो बड़ा विषय था बड़ी बहस के लिए, वो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान हो रहा है, कानूनों को कड़े करने का, नए कानून लाने का, और पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है। इस पर आगे भी हम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, चर्चा। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।